बेशतर लोग रिस्क लेने पर तैयार नहीं होते। हमें कुछ अंदाजा नहीं कि ये आग थी या कोई तैयारा टकराया था, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक मिसाइल देखा। इस पर दायरे की शक्ल का एक नीला निशान था, जैसे किसी कंपनी का होता है। जहाज के सामने वाले हिस्से पर ये कहीं से भी एक कमर्शियल जहाज नहीं लगता था, क्योंकि मैंने इसके अतराफ में कोई खिड़की ही नहीं देखी। बिल्कुल, मैंने इसके अतराफ में कोई खिड़की नहीं देखी। ये वैसी पैसेंजर फ्लाइट नहीं थी जैसी एयरपोर्ट पर होती है। ये ऐसा जहाज था जिसके अगले हिस्से पर नीले रंग का निशान था, इसलिए इस इलाके से इसका कोई ताल्लुक नहीं लगता था। यहाँ तो भेड़ चाल है, जो कहा गया सबने मान लिया, क्योंकि अगर किसी ने इख्तलाफ किया तो लोग उसे अमरीका मुखालिफ ठहरा देंगे, यानी एक मुश्तबा शख्स। हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के इससे ज्यादा करीब नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं कि फायरमैन, पुलिस अफसरान और FBI वाले सब यहाँ जमा हैं। यहाँ से दोनों टावर भी नजर आ रहे हैं। ओह, इमारत का मलबा हम पर बरसने लगा है, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। कोई ऐसा वाकया हो जाए तो आपका जहन माऊफ होकर रह जाता है और आप ये नहीं सोचते कि इसका फायदा किसे पहुंचेगा। हालांकि हमें ये बुनियादी बातें जरूर जहन में रखनी चाहिए कि किसने अपने मफाद की खातिर मंसूबा बनाया है, ये सब किसके ईमान पर हुआ है, इसका मकसद क्या था, मौका कैसे निकाला गया और जरूरी आलात कहाँ से लाए गए, इस वाकये के पीछे क्या हकाइक थे। मैं इस पर बेबुनियाद बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की छुरियों की और अमेरिकन एयरलाइन की उस परवाज की जो मुसाफिरों से भरी हुई थी, और एक तबाहकुन मिसाइल की, एक ऐसे खामोश मिसाइल की जिसने चुपके से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तबाह कर दिया। सेक्रेटरी दिफा डोनाल्ड रम्सफेल्ड का 12 अक्टूबर 2001 को पेंटागन से परेड मैगजीन को दिया गया इंटरव्यू। आर्लिंगटन, वर्जीनिया, 9:30। कहा यह जाता है कि हानि हंजोड़ ने मुबैना तौर पर अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट 77 को 330 डिग्री पर घुमाया, और वो भी 530 मील फी घंटा की रफ्तार से परवाज करते हुए, और जहाज को सिर्फ 2.5 मिनट में 7000 फीट नीचे लाकर पेंटागन के ग्राउंड फ्लोर से टकरा दिया। जो रफ्तार बताई गई है, फ्लाइट 77 के लिए इतनी तेज रफ्तारी से परवाज करना मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि उसके लिए हाई स्पीड स्टॉल में जाना पड़ता है। जहाज इतनी रफ्तार पकड़ ही नहीं सकता जब आप जमीन के इतने करीब ऐसे करतब दिखाने लगे। ऐसा जहाज यकीनन जमीन पर आ गिरेगा। रसनबर्ग, कमर्शियल एंड एयरफोर्स पायलट। जहाज ने बिलाखिर I-395 अबूर करते हुए बिजली के खंभे उखाड़ फेंके और तबाह होने से कबल उछलता हुआ लॉन पर जा गिरा। अब हानि हंजूर से मिलना जरूरी हो गया है। इस वाक़े से 1 माह कबल हंजूर एक छोटा जहाज किराए पर लेने के लिए MD बावी के फ्रीवे एयरपोर्ट पर आया। ताहम अगस्त के दूसरे हफ्ते में होने वाली 3 टेस्ट फ्लाइट्स के दौरान उसे 1 इंजन वाले सेस्ना 172 को उड़ाने और उतारने में दुश्वारी पेश आई। मेरा नाम मार्शल बर्नार्ड है और मैं यहाँ फ्रीवे पर चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हूँ। हानि हंजूर हुआ यूं कि वो एयरपोर्ट पर आया था और एक जहाज उड़ाकर ले जाना चाहता था। वो पहले से ही तरबियत याफ्ता था। वो हमारे पास फ्लाइट ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं आया था। क्या उसके पास पायलट का लाइसेंस था? उसने एरिजोना के एक स्कूल से प्राइवेट हवाबाजी की तरबियत ली। स्कूल का नाम मुझे मालूम नहीं, मैं भूल गया, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट मौजूद था। और बसा औकात हमारे पास ऐसे पायलट भी आ जाते हैं जिन्होंने फ्लाइट ट्रेनिंग तो नहीं ली होती, मगर वो जहाज किराए पर लेना चाहते हैं। कुछ हानि का भी मामला था? हाँ, हानि का मामला यही था कि वो जहाज ले जाना चाहता था, यानी किराए पर ले जाना चाहता था, और इंश्योरेंस का तकाजा था कि फ्लाइंग का अहल साबित होने के लिए वो हमारे किसी इंस्ट्रक्टर के साथ जहाज उड़ाकर दिखाए, और वो इसी तरीक़ेकार से गुजर रहा था। उसके बारे में सबका यही कहना है कि वो बेहद कमगो और तन्हाई पसंद था। उसकी जहाज उड़ाने की सलाहियत औसत या इससे भी कम थी, और अंग्रेजी बहुत कमजोर थी। बस इससे आगे मैं उसे नहीं जानता, और न ही उसके रवैये के बारे में और कुछ बता पाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए उस वक्त इस मामले की कोई अहमियत ही नहीं थी। जो भी हो, निगरानी करने वाला डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल का अमला उसे एक फौजी जहाज समझ रहा था।
22 नवंबर 2004 को एक प्राइवेट जेट जो जॉर्ज बुश सीनियर को लेने ह्यूस्टन जा रहा था, एक बिजली के खंभे से टकराता हुआ ह्यूस्टन हॉबी एयरपोर्ट पर लैंडिंग से 1 मिनट कबल गिरकर तबाह हो गया। उसके पर टूटकर अलहदा हो गए और मलबा तकरीबन 100 गज तक बिखर गया। जबकि उधर बिजली के 5 खंभे उखाड़ फेंकने वाले जहाज फ्लाइट 77 के न तो पर तबाह हुए और न ही वो खंभे, बल्कि खंभे तो यूं लगते थे जैसे खुद ब खुद जमीन से उखड़ गए हों। तीसरा, आप इन तस्वीर पर एक नजर डालेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि पेंटागन से जो चीज जा टकराई थी वो लॉन पर नहीं गिरी। अगर फ्लाइट 77 क्रैश लैंडिंग करके फिसलती हुई पेंटागन में जा घुसी होती तो ये मंजर कुछ यूं होता, लेकिन इसके बरक्स ये मंजर कुछ यूं है कि जिसमें लॉन पर एक खराश तक दिखाई नहीं देती। चौथा, ऐसा क्यों है कि फ्लाइट 77 के आसार तक नहीं मिले? हो सकता है ऐसे ही हुआ हो, मगर बगौर जायजे के बावजूद पेंटागन तो क्या इसके कुर्बो जवार में भी किसी भी जहाज के गिरकर तबाह होने के शवाहिद नहीं मिले। जो कुछ सामने है वो एक इमारत का कुछ तबाहशुदा हिस्सा है। जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर मलबे के छोटे टुकड़े थे जिन्हें आप बासानी हाथ में उठा सकें। ना तो दुम का कोई लंबा टुकड़ा है, न परों के टुकड़े और न ही पेट्रोल की टंकियों की बाकियात। यहाँ तक कि दूर दूर तक एक टुकड़ा भी ऐसा नहीं जिसकी बिना पर आप कह सकें कि पेंटागन पर पूरा एक जहाज गिरकर तबाह हुआ है। हुकूमती वजाहत के मुताबिक जेट फ्यूल की बेपनाह हिद्दत ने पूरे जहाज को भस्म करके रख दिया। बिल्कुल, इन तस्वीर में तो ऐसा ही दिखाई देता है कि पूरा का पूरा बोइंग 757 बुखारात बनकर उड़ गया। लेकिन अगर आग इतनी जबरदस्त थी कि जंबो जेट तक जलकर भस्म हो गया, तो तफ्तीशी टीम ने पेंटागन से मिलने वाली 189 में से 184 नाशें कैसे शनाख्त कर ली? याद रहे कि जिस आर्म फोर्सेस डीएनए आइडेंटिफिकेशन लेबोरेटरी को शनाख्त की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, शैंक्सविल से मिलने वाली नाशों की शनाख्त भी उसी की सुपुर्द थी। इस पर बाद में बात करते हैं। तो बोइंग 757 किस चीज का बना होता है, ये जानने के लिए मैंने बोइंग कंपनी फोन किया, लेकिन ऑपरेटर ने मुझे बताया कि 11 सितंबर के हमलों की वजह से बोइंग की इंतजामिया ने जहाज की साख्त से मुताल्लिक किसी भी किस्म की मालूमात देने से मना कर दिया है। मगर हम इतना तो जानते हैं कि बोइंग 757 में स्टील और टाइटेनियम भर्त के बने हुए 2 प्रैट एंड व्हिटनी इंजन होते हैं, जिनका कतर 9 फीट, लंबाई 12 फीट और वजन 6 टन होता है। टाइटेनियम 1688 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। जेट फ्यूल यानी केरोसिन एक हाइड्रोकार्बन है। जलने के बाद इसका दर्जा हरारत 40 मिनट तक 1120 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, बशर्ते कि ईंधन में कमी वाक़ई ना हो। टकराव के वक्त जेट फ्यूल यकीनन फौरन जल गया होगा, चुनाचे साइंसी तौर पर यह कतई मुमकिन नहीं कि 12 टन वजनी स्टील और टाइटेनियम को केरोसिन भस्म कर दे। इसीलिए पेंटागन पर गिरने वाले तैयारे के दोनों इंजन किसी न किसी हालत में मिलने चाहिए थे। इसके बजाय इस इमारत से सिर्फ एक टर्बोजेट इंजन मिला, जिसका कतर कोई 3 फीट था। एएफपी की जानिब से यह तस्वीर शाया किए जाने के बाद लोगों ने अपने तौर पर समझ लिया कि यह टरबाइन इजाफी पावर यूनिट एपीयू का एक टुकड़ा है, जो कि 757 की दुम के हिस्से में नस्ब होता है। क्रिस बोलिन ने बोइंग 757 की एपीयू तैयार करने वाले हनीवेल से फीनिक्स एरिजोना में राब्ता किया, जहां से एक माहिर ने राजदारी की शर्त पर बताया कि यह एपीयू का हिस्सा किसी सूरत भी नहीं हो सकता। फिर बोलिन ने रोल्स रॉयस और प्रैट एंड व्हिटनी से राब्ता किया। ये दोनों कंपनियां बोइंग 757 की इंजन तैयार करती हैं। प्रैट एंड व्हिटनी ने बोलिन को रोल्स रॉयस भेज दिया, जहां रोल्स रॉयस के तर्जुमान जॉन डब्ल्यू ब्राउन ने बोलिन को बताया कि उसने रोल्स रॉयस के किसी इंजन में आज तक ऐसा कोई हिस्सा नहीं देखा। पैटमॉस नैनो टेक्नोलॉजीज एलएलसी और आईनेट सिक्योरिटी सिस्टम के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कार्ल शोर्ज ने अपने एक आर्टिकल में यकीन से लिखा है कि ये टुकड़ा दरअसल अमेरिकन एयरफोर्स के लड़ाका तैयारे A3 स्काई वॉरियर का JT-8D टर्बोजेट इंजन है। फीमा की तस्वीर में नजर आने वाला टुकड़ा एक फ्रंट शाफ्ट और उसके अतराफ के हिस्सों पर मुश्तमिल है। जेट इंजन में सिर्फ एक दरमियानी शाफ्ट होता है, जो मुतवाजिन भी होता है और अगली और पिछली जानिब से सील बंद भी। इस तस्वीर में अगली सील और रोटर हब के पर गायब हैं। ये पर किसी भी ऐसे टकराव के नतीजे में बआसानी टूट सकते हैं, जैसा कि पेंटागन में हुआ। अमेरिकी एयरफोर्स के पास अब चंद एक A3 जहाज काबिल इस्तेमाल रह गए हैं। ये जहाज कैलिफोर्निया में वैन नाइस के मुकाम पर वाक़ ह्यूज एयरक्राफ्ट में जमा है, जो कि अब रेथियन के नाम से जाना जाता है। तो अगर ये टुकड़ा A3 का है तो यहां कैसे आया, और फ्लाइट 77 यानी बोइंग 757 के इंजन कहां गए? मलबे से मिलने वाली दूसरी काबिल शनाख्त शय पेट्रोल की टंकी का एक टुकड़ा था। बाज अफराद का दावा है कि ये इस बात का सबूत है कि पेंटागन से बोइंग 757 ही टकराया था, लेकिन ये टुकड़ा तो अमेरिकन एयरलाइन से किसी भी जहाज का हो सकता था।
और फिर 530 मील फी घंटा की तेज तरीन